हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है HPPSC की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो इसी के अंतर्गत ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम HP टेट के जो आर्ट्स का टेट का पेपर था नवंबर 2023 में हुआ है, उसमें जो सेक्शन 3 सोशल साइंस के क्वेश्चन, सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके 60 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आज हम करेंगे 28 क्वेश्चन डिस्कस। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? तो सबसे लंबी रात होती है हमारी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, देशांतर के बीच मैक्सिमम दूरी कितनी है? देखिए आपने ग्लोब देखा होगा तो मैप में भी देखा होगा, देशांतर रेखाएं होती है इस तरह से जो ऊपर से नीचे को होती है, और अक्षांश रेखाएं होती है इस तरह से, लैटिट्यूड लाइंस जो इस तरह से लेटी हुई लाइनें होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इनकी दूरी पूछी गई है कि मैक्सिमम दूरी कहाँ पर होती है। तो इनकी मैक्सिमम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। आपको पता होगा भूमध्य रेखा होती है बिल्कुल सेंटर में 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। और यहाँ से जो है हमारा मैप 2 हिस्सों में बंट जाता है, नॉर्थ और साउथ में। अब देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी जो है उसका डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 62.172 माइल्स है, और अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 111.321 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन हमारा है फ्रांस में, और यहाँ पर फ्रांस नहीं दिया हुआ है तो नन ऑफ देश ये वाला आएगा। तो इनमें से किसी भी देश में ज़्यादा टाइम जोन नहीं है मगर सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। कितने टाइम जोन है? 12। रूस और USA में, यहाँ रूस दिया हुआ है देखो, रूस और USA में 11 टाइम जोन है, और ऑस्ट्रेलिया, UK और अंटार्कटिका यहाँ पर 9 टाइम जोन है, और कनाडा में 6 टाइम जोन है। और इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में वैसे तो 2 टाइम जोन आते हैं, मगर इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है तो इसलिए इंडिया में 1 टाइम जोन है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है। ये गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? तो गोबी डेजर्ट हमारा आता है मंगोलिया में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए गोबी डेजर्ट साउदर्न मंगोलिया और नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, चाइना के बीच में पड़ता है। ये देखिए चाइना नीचे आता है और उसके ऊपर मंगोलिया आता है। तो चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया, और मंगोलिया का जो साउथ का एरिया है वहाँ पर पड़ता है गोबी डेजर्ट। ये जो है ठंडा मरुस्थल है, यह एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। फिर देखिए अंटार्कटिका डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठंडा मरुस्थल अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका है, और दूसरा कौन सा है? आर्कटिक। दोनों ध्रुवों पर पड़ते हैं यानी पोल्स पर। ये देखिए ये जैसे HP का, ये जैसे हमारा ग्लोब है, ध्रुव यहाँ पर और यहाँ पर होते हैं, इस तरह ये ध्रुवों पर पड़ते हैं। और सहारा मरुस्थल देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ है? अफ्रीका में। ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट है, हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? तो हवा का जो सबसे ज़्यादा वेग है वो बवंडर में होता है, टोर्नाडो में। तो टोर्नाडो क्या होते हैं? एक ऐसी गोल गोल करके हवा आती है और अपने साथ बहुत चीज़ों को उड़ा के ले जाती है। तो ये टोर्नाडो होते हैं। ज़मीन को छूने वाला हवा का एक हिंसक रूप से घूमने वाला स्तंभ, एक स्तंभ होता है ऐसे जैसे यहाँ पर ज़मीन में घूमेगा, जो आमतौर पर तूफान के आधार से जुड़ा होता है। आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? तूफान के आधार से जुड़ा होता है। फिर 60 क्वेश्चन देखिए,
इसमें क्या है, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई है, ट्रेंच। तो प्रशांत महासागर में हमारे मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है और इसकी गहराई कितनी है, 10,984 मीटर। फिट में अगर देखेंगे तो ये 36,000 सेंटीफीट है, जिसे चैलेंजर द्वीप के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे गहरी झील हमारी है बैकाल लेक। कौन सी है, बैकाल लेक। अब बैकाल लेक के बारे में देखिए, ये 1620 मीटर गहरी है और कहाँ पर है, ये रूस में है। 1620 को अगर हम कहीं पेपर में गहराई मीटर में भी पूछी जाती है और कभी फिट में भी पूछी जाती है, तो 5315 फिट है। तो ये ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, सबसे पुरानी है फ्रेश वाटर की। सुपीरियर लेक के बारे में अगर देखेंगे तो ये भी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। ये नॉर्थ अमेरिका में है। ओल्डेस्ट आएगा तो बैकाल लेक आएगा और सबसे बड़ी आएगा तो सुपीरियर लेक आएगा। कौन सी झील, मीठे जल की झीलें हैं दोनों। फिर कैस्पियन सागर देखिए, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये कौन सा है, खारा पानी, कैस्पियन सागर में। तो ये झील कहाँ पड़ती है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इन चारों देशों की बाउंड्री के पास ये झील पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरू किस महाद्वीप में है, कॉन्टिनेंट में। तो पेरू हमारा आता है साउथ अमेरिका में। ये आप मैप में भी देख लेना। नील नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है। तो नील नदी का उद्गम हमारा होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से, विक्टोरिया झील से। अफ्रीका में युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर ये झील है। कहाँ है, अफ्रीका में। नील नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और 3 देशों की बाउंड्री को ये झील टच करती है, याद रखना है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ पर होता है, ये मानसरोवर झील के पास जो है कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा है, कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग, यहाँ ऑप्शन में दिया भी हुआ है, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सियांग या दिहांग के नाम से इसका उद्गम होता है और उसके बाद तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो से। चीन में यारलुंग जांगमो, बांग्लादेश में जमुना और भारत में हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं सुरकोतड़ा में। कहाँ मिले हैं, सुरकोतड़ा में। और सुरकोतड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके काल में हुआ था। तो जैन धर्म का प्रचार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यही चंद्रगुप्त मौर्य। और 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था और जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। देखिए चंद्रगुप्त, अगर इनका
ये देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बीच में और भी शासक हुए हैं जिनका उतना वर्णन नहीं है, और बृहद्रथ जो है अंतिम शासक रहा है मौर्य साम्राज्य का। मगध में जो मौर्य साम्राज्य हुआ है बृहद्रथ, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बृहद्रथ अंतिम शासक है और इसमें कहीं पर 9 और कहीं पर कुल 10 शासकों की बात की जाती है। तो बृहद्रथ, इसके बाद जो है मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी, और ये किसने रखी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो अब देखिए बिंदुसार किस धर्म को मानने वाला था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था और अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो इस तरह से ये भी याद रखना है, अशोक का भी बहुत बार पूछा जाता है। चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हुई थी कश्मीर में। कहीं कश्मीर आता है और कभी कुंडलवन भी आ जाता है, तो कुंडलवन जो है कश्मीर में ही है। तो देखिए चारों महासभाओं को अगर देखेंगे तो प्रथम महासभा हमारी हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन या कश्मीर में। प्रथम महासभा कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और दूसरी महासभा 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी महासभा 250 ईसा पूर्व में, और जो चौथी महासभा हुई थी वो ईस्वी में हुई थी। और कब हुई थी? 98 ईस्वी में। और पहली जो महासभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। और तीसरी के मोगलीपुत्तिस, और चौथी के वसुमित्र या फिर अश्वघोष भी कहीं पर नाम आता है। तो किसके कार्यकाल में ये हुई थी? पहली अगर देखेंगे तो पहली अजातशत्रु के कार्यकाल में, ये इस तरह से देखना है। दूसरी वैशाली में जो हुई थी कालाशोक के कार्यकाल में, तीसरी अशोक के टाइम में, और चौथी कब हुई थी? कनिष्क के टाइम में। नेक्स्ट देखिए दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो ये अकबर ने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। नेक्स्ट देखिए गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे गद्दर पार्टी के संस्थापक? इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल। कौन होंगे? लाला हरदयाल। यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बी आएगा। गद्दर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल थे। यह एक क्रांतिकारी पार्टी थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था और इस पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। क्वेश्चन में शायद नंबरिंग मैंने गलत डाली है, ये 69 क्वेश्चन है और इसका बी आंसर है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। मुर्रा ब्रीड, मुर्रा नस्ल जो है किस जानवर से संबंधित है? तो ये बफेलो यानी कि भैंस से संबंधित है। फिर है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
तो इसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखिए आगे, संविधान के अनुच्छेद 108 में, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में जो है संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की व्यवस्था है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार किया गया हो। दूसरी स्थिति है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। तीसरा है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। तो इन तीनों स्थितियों में जो है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इन तीनों स्थितियों में जो है ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और कौन बुलाता है इसको? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जमीन अगर 3 ओर से घिरी हो तो उस भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। पेनिनसुला, प्रायद्वीप। अब देखिए प्रायद्वीप तो 3 तरफ से जमीन पानी से घिरा होता है, जैसे इंडिया का ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। अगर भूमि का कोई टुकड़ा हो, ये भूमि है, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप, यानी कि आइलैंड। इसके साथ ही स्थल डमरू मध्य देखिए, इस्थमस, ये क्या होता है? दोनों ओर से पानी से घिरी जमीन की तंग पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक ज़मीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ से एक ज़मीन का ही हिस्सा है, ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, ये भी, ये दोनों ओर से पानी से घिरी है, तो इसको स्थल डमरू मध्य, इस्थमस कहा जाता है। और ये भी बहुत सारे जल डमरू मध्य आते हैं और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जब आएगा तो हम ज़रूर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त में स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त क्रांति। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया है। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। और करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा। ये दोनों इसी आंदोलन के नारे हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के नारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया है, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। नेक्स्ट देखिए, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1757 में लड़ा गया था। 1757 का प्लासी। और ये प्लासी कहाँ है? भारत के पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है पलासी। और यहीं पर ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है भारतीय इतिहास के प्रतीकात्मक युद्ध के रूप में माना जाता है, किंतु इस अल्पकालिक युद्ध में क्या हुआ था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, पश्चिम बंगाल में जो है बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला, उनकी सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों की सेना के बीच लड़ा गया था। और बंगाल का नवाब इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और अंग्रेज जीते थे। इसी तरह जो है अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
तो अंतिम गवर्नर जनरल हमारा था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इसमें भारत का विभाजन शामिल था। माउंटबेटन योजना में क्या था? भारत का विभाजन शामिल था। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो है एटली, क्लीमेंट एटली, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी और भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे, भारत में की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और माना कि ईश्वर इससे कहीं ऊंचा है, मूर्ति पूजा से। इनके अनुसार वेद ज्ञान का अंतिम स्रोत है। वेदों पर इन्होंने फोकस किया है और प्रत्येक हिंदू को इन्हें पढ़ना चाहिए, वेदों को, और सुनना भी चाहिए। और इन्होंने नारा क्या दिया? बैक टू वेदास, कि वेदास की तरफ वापिस आ जाओ। क्योंकि उस समय जो है भारतीय पश्चिमी देशों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे, इसीलिए इनका ध्यान इस तरफ गया कि भारतीय अपने वेदों की तरफ वापिस आ जाएं। राजा राममोहन राय, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है विटिकल्चर मीन्स। विटिकल्चर क्या है? ये अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन हैं। अब देखिए, रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग बार बार एनर्जी बनाने के लिए किया जाता है और इनका बार बार प्रयोग करने से, यूज़ करने से इनके नष्ट होने का खतरा नहीं होता है। जैसे सूरज से आप सोलर एनर्जी बनाएंगे तो उससे सूरज की ऊर्जा कम नहीं होगी, ना ही सूरज की गर्मी ख़त्म होगी। तो इसीलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और इनके ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे हवा ख़त्म नहीं हो सकती है, सूरज ख़त्म नहीं हो सकता, पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पीने योग्य नहीं। नेक्स्ट देखिए, वे कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो जनसंख्या में परिवर्तन जन्म, मृत्यु और प्रवास की वजह से होता है। प्रवास क्या होता है? माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से ऐसा परिवर्तन नहीं होता है कि जनसंख्या बढ़ती है या घटती है। ऑल ओवर पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट होके जो है एक जगह की पॉपुलेशन से में या दूसरी जगह की पॉपुलेशन में अंतर आ सकता है, मगर वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो उसको जो है प्रवास इफेक्ट नहीं करता है, जन्म मृत्यु इफेक्ट करती है। और ये तीनों जनसंख्या में, इन तीनों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? समाज में लोगों का प्रवाह या संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते हैं। और ये माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन उत्प्रवासन इसको कहा जाता है और इमिग्रेशन को आप्रवासन कहा जाता है। एमिग्रेशन क्या होता है? जब आप एक देश को, अपने देश को छोड़ रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। जैसे आपने भारत छोड़ा, आप यहाँ से एमिग्रेट कर गए। इमिग्रेशन क्या होता है? किसी देश में आप प्रवेश कर गए, जैसे यूएसए में पहुँच गए भारत छोड़ करके, तो ये हो गया यूएसए के लिए आपने एमिग्रेशन, यूएसए के लिए आप एमिग्रेंट हो गए और भारत के लिए आप इमिग्रेट हो गए। तो इसी तरह से आगे देखिए, इमिग्रेशन और
इमिग्रेशन और एमिग्रेशन सिंपली चेंज द नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन प्लेस एंड डू नॉट चेंज द अर्थ ओवरऑल पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिए, भारत में गेहूं उगाई जाती है। व्हीट कब उगाई जाती है? तो गेहूं हमारे उगाए जाते हैं विंटर्स में। और विंटर्स में कब? अक्टूबर नवंबर के बीच बोए जाते हैं। और गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं रबी फसल है। और रबी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, तिलहन, मटर, ये सब जो है रबी फसलें हैं। और रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। सर्दियों में मीन्स अक्टूबर नवंबर में, और गर्मियों में अप्रैल मई में ये काटी जाती है। ऑयल सीड्स भी इसमें आएगा रबी फसलों में। फिर खरीफ फसलें देखिए, खरीफ फसलें कब बोई जाती है? खरीफ फसलें जो है गर्मियों में बोई जाती है और ये सर्दियों में काटी जाती है। इसमें कौन कौन सी है? मक्का, चावल, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, ज्वार, रागी, तुर, ये सब हमारी खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल है? तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कोयला है। देखिए कोयला कैसे है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कैसे ईंधन है? जैसे करोड़ों वर्ष पहले कोई भी पृथ्वी में ऐसा चेंज आया था कि कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ जो है पृथ्वी में दब गए थे, और ये धीरे धीरे दबते गए और बहुत नीचे पृथ्वी के अंदर मिट्टी कीचड़ बहुत नीचे चले गए। और काफ़ी वर्षों तक नीचे रहने के कारण जो है इनमें ना ऑक्सीजन पहुंची, ना हवा, ना कुछ। इस वजह से ये बहुत नीचे रहे, और बहुत नीचे रहने के कारण जो है ये इनमें जो परिवर्तन आया उन्हें जीवाश्म ईंधन, ये जीव चीज़ें जैसे पेड़ पौधों में भी जान होती है, मनुष्य, जानवर, ऐसी चीज़ें जब बहुत साल दबने के बाद इनका जीवाश्म ईंधन में चेंज हो जाता है। और ये अनवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये ज़मीन के नीचे से खुदाई करके ही ये चीज़ें निकलती है, और इनके भंडार जो है असीमित होते हैं। अगर इनका कंटिन्यू इनको निकालते रहेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ज़्यादा प्रयोग करने की बात की जाती है। अब कोयला देखिए भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम भारत में पाया जाता है असम के रुद्र सागर और लकवा में, गुजरात के अंकलेश्वर और कलोल में, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में। प्राकृतिक गैस देखिए त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। तो इस तरह से ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।